नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम कुमार गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस देवरिया में आप सभी का स्वागत है। ये जो हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों, जैसा कि आप लोग को एक बहुत बड़ा खुशखबरी है कि डीएलएड बैच 2018 और 2019 को प्रमोट कर दिया गया है। इसको ध्यान रखते हुए डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर यानी बैच 2019 के हम लोग क्लास लेंगे। जो ये क्लास लेंगे हम लोग वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक भारतीय शिक्षा, आपको एक एक क्रम में एकदम बीटीसी के सारे सिलेबस को ध्यान में रखते हुए उसको दिया जाएगा। दोस्तों आपको कोई नहीं दिक्कत होगा, वादा करते हैं ऐसा आपको लेक्चर दिया जाएगा कि बीटीसी एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हर एक सब्जेक्ट का यहाँ दिया जाएगा गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आप लोग चैनल को ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम लोग आते हैं अपने पहले लेक्चर वर्तमान भारतीय समाज एवं भारतीय प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत। दोस्तों देखिए, आपको जैसे पहले जो शिक्षा की व्यवस्था थी वो तीन तरीके से, पहले वैदिक कालीन शिक्षा, फिर बौद्ध कालीन शिक्षा, फिर उसके बाद मुस्लिम कालीन शिक्षा। तो दोस्तों आज की तरह शिक्षा नहीं थी कि हम लोग आज की तरह जो अपने घर से आते हैं और आके पढ़ते हैं, पहले ऐसा कोई नहीं शिक्षा था। वैदिक कालीन शिक्षा का मतलब ये होता है दोस्तों कि वेदों पर आधारित शिक्षा, माने शिक्षा ऐसी थी जो वेदों द्वारा दिया जाता था। और शिक्षा जो भी दिया जाता था यानी गुरुकुल, माने जो लोग गुरुकुल कहने का मतलब कि गुरु के कुल में दिया जाता था। गुरु जहाँ रहता था, जहाँ निवास करता था, वहाँ शिक्षा दिया जाता था। बच्चे को वहाँ रहना पड़ता था। आज की शिक्षा क्या है, हम लोग सुबह आए शाम पढ़े अपने घर चले गए। बट दोस्तों पहले की शिक्षा ऐसा नहीं थी। अगर गुरु गांव से हट के 2-3 किलोमीटर दूर पे अगर रह रहा है जंगल में, तो वहाँ बच्चे को जंगल में उनके साथ रहना पड़ता था। उनके जैसे जिस तरह माने उनकी दिनचर्या थी उसको पालन करना पड़ता था, उसके अनुसार ये शिक्षा दिया जाता था। तो दोस्तों पहला शिक्षा जो हम लोग पढ़ेंगे वैदिक कालीन शिक्षा, जो पूरा तरह एकदम वेदों पर आधारित शिक्षा। दोस्तों इस शिक्षा में कोई किसी प्रकार का कलम उलम नहीं हुआ, कॉपी नहीं हुआ करता था। जो अध्यापक था गुरु को बैठा के, माने गुरु बैठ जाता था, अध्यापक सामने, गुरु बैठ जाता था, उसके सामने बच्चा बैठता था और ये मुंह से बोलता था, बच्चा उस उधर से उत्तर करता था। फिर अगर गुरु साल भर मैंने 6 महीना जितना देर पढ़ाएगा, फिर उसके बाद से उसको प्रश्नों को उत्तर लेगा। अगर बच्चा उनके द्वारा सही अगर उत्तर करता है तो फिर बच्चे को अगले क्लास में भेजना है कि नहीं भेजना है, ये डिसाइड गुरु करता था। तो दोस्तों गुरुकुल प्रणाली मैंने आज के तरह एकदम भिन्न था। मैंने कहने का मतलब कि आज ये ड्रेस व्रेस पहन के आते थे, ऐसे आते हैं तुरंत चले जाते हैं, ऐसा शिक्षा नहीं था। तो वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि वैदिक कालीन शिक्षा दोस्तों गुरुकुल शिक्षा था। गुरुकुल कालीन का मतलब गुरु के कुल में रहकर, गुरु के माने जहाँ रहते थे बच्चे को वहीं रहना पड़ता था, बच्चा वहां से भाग नहीं सकता था। तो ये इसलिए कहा गया वैदिक कालीन शिक्षा जो है गुरुकालीन शिक्षा थी। कह रहे वैदिक कालीन शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण नहीं था। दोस्तों वैदिक कालीन शिक्षा में राज्य पर नियंत्रण नहीं था, सर्वासरी अर्थ गुरु होता था। जो गुरु कहता था उसकी बात को बच्चे को मानना है। यहाँ कोई राज्य का नियंत्रण नहीं था कि भैया ऐसे चलाना है वैसे चलाना है, ऐसा कुछ नहीं था। सर्वपल्ली माने जो भी था उसमें केवल गुरु था, गुरु की आदेश था। जो गुरु का आदेश कहेगा वो उसको विद्यार्थी को मानना था। कह रहा है कि 5 वर्ष तक की उम्र में चुंडा मुंह कर्म द्वारा शिक्षा शुरू होता था। यह संस्कार कुल पुरोहित करता था। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप शुरू से जाके पढ़ने लगे। पहले बच्चों के चुंडा कर्म जो संस्कार होता था ये 5 वर्ष तक, इसको कौन करता था? पुरोहित करता था। बच्चा पीला वस्त्र धारण करता था, उसके बाद से उसको तैयार किया जाता था ऐसा माने शिक्षा प्राप्त करने के लिए। करे उस शिक्षा उपनयन संस्कार से शुरू होता था। दोस्तों ये सुपर टेट 2018 एक शब्द आया है उपनयन। उपनयन का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों पास ले जाना, पास ले जाना यानी गुरु के पास ले जाना। कह रहा है कि उच्च शिक्षा का उपनयन संस्कार से शुरू होता था। बच्चे का उपनयन संस्कार होता था। उपनयन का मतलब ये होता है गुरु के पास ले जाना, गुरु के पास ले जाना। दोस्तों यही यह स्टेट
यह स्टेट 2018 में क्वेश्चन पूछा है कि उपनयन का शाब्दिक अर्थ है, तो उपनयन का शाब्दिक अर्थ है गुरु के पास ले जाना। तो दोस्तों जब भी शिक्षा के लिए तैयार किया जाता था उससे पहले उसका एक संस्कार होता था, तो उपनयन संस्कार। क्वेश्चन बनता है कि वैदिक कालीन शिक्षा में कौन सा संस्कार होता है, तो उपनयन संस्कार होता है। यहीं से बच्चे की शिक्षा शुरू होता है धीरे धीरे। दोस्तों इसका भी एक उम्र बनाया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इसका उम्र बनाया गया था 8, 11 और 12। ब्राह्मण वर्ग के 8 वर्ष के बच्चे को ये संस्कार होता था, क्षत्रिय वर्ष के 11 वर्ष के और या 12 वर्ष से जो है ये वैश्य वर्ग के शुरू होता था। करें यह शिक्षा 12 वर्ष की होती थी। दोस्तों यह शिक्षा जो है 12 वर्ष की होती थी और गुरुकुल की जो शिक्षा की दिनचर्या थी बहुत कठिन थी। कहने का मतलब यह है कि बच्चों को उनके पास रहना था, उनके द्वारा बताए गए कार्यों को करना था, हर तरीके से गुरु की बात मानना था। यदि बच्चा अगर गुरु की बात नहीं मानता है तो उसे गुरुकुल से निकाल दिया जाता था। उस बच्चे को मैंने कहने का मतलब अनुशासन हीनता माना जाता था, इसलिए बच्चे की दिनचर्या वहाँ बहुत कठिन थी और बच्चों को सर्वस्व गुरु की बात को ही मानना। दोस्तों वैदिक कालीन शिक्षा जो था पूरे से पूरी तरीके से जो है वेदों पर आधारित शिक्षा था। कह रहा है कि शिक्षा का माध्यम संस्कृत था। मैंने कहने का मतलब ये वेद जो अध्यापक था, वेद गुरु मंत्र जो भी है बोलता था, बच्चा उसको ग्रहण करता था। कॉपी कलम किताब, मैंने वैदिक कालीन शिक्षा में कोई ऐसा व्यवस्था नहीं था जिसके द्वारा बच्चा कॉपी कलम किताब मैंने जैसे आज के परिवेश में पढ़ रहा है, ऐसा नहीं था। जो भी शिक्षा होता था गुरु के कुल में, मैंने गुरु जहाँ रहता था वही शिक्षा दिया जाता था। कह रहा है वेदों के ज्ञाता, अगर मान लीजिए कैसे डिग्री दिया जाता था इसके आधार पर देखेंगे। मैंने अगर कोई एक वेद का ज्ञाता है तो उसको स्नातक बोला जाता था, एक वेद के ज्ञाता को स्नातक बोला जाता था। कह रहा है कि 2 वेद, अगर कोई मान लीजिए बच्चा 2 वेद अगर ज्ञाता है तो उसको वसु बोला जाता था, और कोई 3 वेद का ज्ञाता है तो उसको रुद्र बोला जाता था। इसी क्रम में अगर मान लीजिए कोई 4 वेद का ज्ञाता है तो उसको आदित्य नाम दिया जाता था। जैसा कि दोस्तों सुपर टेट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1 वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं, तो स्नातक, 2 वेद के ज्ञाता को वसु और 3 वेद के ज्ञाता को रुद्र बोलते हैं और 4 वेद के ज्ञाता को आदित्य बोलते हैं। ये सभी क्रम जो था, ये शिक्षा जो था 12-12 वर्ष का होता था। माने प्रत्येक जो है अगर वेद के ज्ञाता जब बनते थे तो 12-12 वर्ष के बनते थे, यानी सब जो है 48। अगर एक व्यक्ति को अगर 4 वेद का ज्ञाता होना है तो उसके लिए 48 वर्ष की योग्यता चाहिए। कह रहा है कि वैदिक कालीन शिक्षा में आय का स्रोत था। जरा आप सोचिए, इतने बड़े जो गुरुकुल चलाते थे उसका स्रोत क्या था? तो दोस्तों उसका स्रोत यही था कि भिक्षा से प्राप्त धन। मैंने कहने का मतलब बच्चा जो था भिक्षा मांगता था, उसके बाद से उसको प्राप्त धन, और जो धनी लोग थे उससे पैसा मिलता था, फिर उसके बाद से राज्यों के द्वारा जो पैसा मिलता था, इसी के आधार पर गुरुकुल शिक्षा चलता था, व्यवस्था जो है चलता था। फिर इसी क्रम में तो दोस्तों वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। आप पढ़ेंगे वैदिक कालीन शिक्षा की विधियां क्या थी। तो वैदिक कालीन शिक्षा की विधियां मौखिक होता था, इसमें गुरु जो होता है मौखिक बोलता था। उसके बाद मौखिक के बाद कह रहा है कि अनुकरण विधि, मैंने कह रहा है कि गुरु की बात को बच्चा दोहराता था, इसलिए इसको अनुकरण विधि भी कहा जाता था। उसके बाद प्रश्नोत्तर विधि, कहने का मतलब प्रश्नोत्तर, गुरु जो होता था बालक से प्रश्न पूछता था। और संवाद विधि, मैंने गुरु और बालक आपस में एक दूसरे से चर्चा करते थे, इसको संवाद विधि कहते हैं। दोस्तों तो ये रहा वैदिक कालीन की शिक्षण विधियां। आपसे क्वेश्चन बीटीसी में पूछे जाते हैं। कह रहे हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। तो दोस्तों उद्देश्य था कि ज्ञान का विकास करना, चहुमुखी विकास करना, मोक्ष की प्राप्ति करना। उसके बाद उद्देश्य था कि स्व पहचान, आपकी अपना खुद का पहचान था। तो ये था उद्देश्य, ज्ञान का विकास करना, चहुमुखी विकास करना, मोक्ष की प्राप्ति करना, स्व पहचान। अब देखिए वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम क्या थे। तो दोस्तों वैदिक कालीन शिक्षा के जो पाठ्यक्रम थे वे थे 2 प्रकार। एक धार्मिक थे, धार्मिक में वेद और उपनिषद आते हैं।
इसके अंतर्गत कर रहे हैं कि दूसरा लौकिक से, जिसमें रसायन शास्त्र, सर्वशास्त्र और प्राणी शास्त्र आते हैं। तो दोस्तों ये पाठ्यक्रम से रहा, यानी कहने का मतलब है कि पूरी तरीके से जो भी शिक्षा थी एकदम सिर्फ गुरु के अनुसार होता था। गुरु जो ही कहता था उस बात को सर्वमान्य माना जाता था। गुरु जब बच्चे को बोलता था कि अगले कक्षा में प्रवेश करने के लिए, तब वो बच्चा अगले कक्षा में प्रवेश होता था। तो दोस्तों ये वैदिक कालीन शिक्षा का चैप्टर हमारा समाप्त होता है। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आएंगे बौद्ध कालीन शिक्षा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।